आप लोगों का एक बार फिर से मैं अपने इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, वांट हाउ फैक्टर। और वांट हाउ फैक्टर की ज़रूरत क्या है, इसको सॉल्यूशन चैप्टर में किस लिए यूज किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो वांट हाउ फैक्टर को समझने से पहले आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझना है। और आई होप कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले से पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, जिसमें एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, सेकेंड वन इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डायरेक्ट इनका रिलेशन होता है सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से। जब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आप चेंज कर देते हो तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये बदल जाती हैं। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड करने के बाद इसका नंबर अगर चेंज हो जाए तो नंबर के चेंज होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास बदल जाता है, और मॉलिक्यूलर मास के बदलने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो एनी सॉल्यूशन शो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन हम ले लेते हैं आइडियल, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट को ऐड करने के बाद इसका किसी तरीके का कोई चेंज सॉल्यूशन में नहीं होता। तो जब हम आइडियल सॉल्यूशन को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास का और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दोनों सेम आते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व मोलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू द कैलकुलेटेड मोलर मास। लेकिन सॉल्यूशन में हमेशा ऑब्जर्व मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास बराबर नहीं होता, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ को शो करता है। जो वांट हाउ फैक्टर होगा वो रिलेशनशिप शो करता है कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर। जो कैलकुलेटेड मोलर मास है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे I मल्टीप्लाई ऑब्जर्व मोलर मास करना पड़ेगा। तो ये जो वांट हाउ फैक्टर है ये एक फैक्टर है जिससे जब हम ऑब्जर्व मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको कैलकुलेटेड मोलर मास मिल जाता है। मीन्स वांट हाउ फैक्टर इज़ अ फैक्टर हाउ मैनी टाइम्स द एबनॉर्मल मोलर मास इज़ मोर और लेस देन द कैलकुलेटेड मोलर मास। तो इसको ऑब्जर्व करने का ये फार्मूला है। बाकी इसको कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट में, मीन्स सॉल्यूट कैसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अंदर शो करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम आगे देखते हैं। तो जब किसी भी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो जो सॉल्यूट है वो 3 अलग अलग तरीके का बिहेव शो करता है। जिसमें पहला बिहेव है कि सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उस सॉल्यूट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और जब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो उस सॉल्यूट का नंबर कभी भी सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद चेंज नहीं होगा। और सॉल्यूट का नंबर जब चेंज नहीं होता है तो वहाँ पे I की वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनके एडिशन के बाद सॉल्यूट के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे
अगर हम किसी सॉल्यूशन में ग्लूकोज को ऐड कर दें या ऑक्सीजन गैस को ऐड कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दें, अमोनिया को ऐड कर दें, सुक्रोज को ऐड कर दें, तो इन सबको ऐड करने के बाद सॉल्यूट के नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जब I की वैल्यू 1 रहेगी तो उस कंडीशन में कैलकुलेटेड मोलर मास और जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो हमेशा सेम आएगा। अब ये कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व मोलर मास है, ये क्या है इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर हम अमोनिया का एग्ज़ाम्पल ले लें तो अमोनिया का मोलर मास होता है 14 + 3 यानी कि 17। तो ये इसका जो 17 ग्राम है ये कैलकुलेटेड मोलर मास है। तो जब अमोनिया को हम सॉल्यूशन में ऐड करते तो उस सॉल्यूशन में जब ये अमोनिया कुछ चेंज शो करता तो उस कंडीशन में इसका जो मोलर मास है वो 17 से या तो ज़्यादा हो जाता या फिर 17 से कम हो जाता। उस कंडीशन में जो मोलर मास आप ऑब्जर्व करते उसी को हम बोलते ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। लेकिन अमोनिया का सॉल्वेंट में एडिशन के बाद कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसका कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व मोलर मास दोनों 17 ही रहेगा। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम वाटर में या किसी दूसरे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उनका डिसोसिएशन हो जाता है। जैसे अगर KCl को वाटर में ऐड कर दिया जाए, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू K+ एंड Cl-, यानी हमने KCl का 1 मोल ऐड किया था लेकिन अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर उसके 2 मोल्स जनरेट हो गए। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज कर दोगे तो वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका मोलर मास निकालेंगे तो KCl का जो मोलर मास होगा वो उसके कैलकुलेटेड वैल्यू से कुछ अलग वैल्यू आ जाती है। इसीलिए जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो वहाँ पे जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व मोलर मास है वो उसके कैलकुलेटेड मोलर मास से अलग आ जाता है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए आपको I का निकालना ज़रूरी है। तो I हम कैसे निकालेंगे उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब भी कभी डिसोसिएशन होगा तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक होता है, इसलिए यहाँ पे नंबर हमेशा इंक्रीज़ होगा। सो द वांट ऑफ फैक्टर फॉर द डिसोसिएशन इज़ ऑलवेज यू ऑब्जर्व इज़ मोर देन 1, यानी I हमेशा यहाँ पे 1 से ज़्यादा आएगा। अब ये कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, क्योंकि आप जानते हो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 2 अलग अलग नेचर के होते हैं। इसमें एक को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद 100% डिसोसिएट होता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं होते। तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन इनका होता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% नहीं होता, और इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 100% होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर हम एग्ज़ाम्पल पे आएँ तो इसमें आपको HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस ये सब मिल जाएंगे। और 100% डिसोसिएशन का मतलब यही होगा कि सॉल्यूशन में जितने ये आयंस जनरेट कर सकते होंगे वो उतने नंबर में ये आयंस सॉल्यूशन के अंदर जनरेट कर देते हैं। जैसे HCl को जब आप वाटर में डालोगे
तो ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, यानी इसका I आपको 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम H2SO4 को यूज कर लें तो ये 2H प्लस जनरेट करेगा और SO4 पे 2 माइनस, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड इन केस ऑफ H2SO4 इज़ 3, सो I इक्वल टू 3। तो सेम ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे BaOH ट्वाइस का अगर हम निकालें वांट हाफ फैक्टर, तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, आप यहाँ से देख के बता सकते हो। जब डिसोसिएशन होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो एक बेरियम 2 प्लस और 2OH माइनस ये जनरेट करेगा, इसलिए टोटल जो नंबर होगा I वो इसका 3 आएगा। सेम ऐसे ही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको I बताना होगा, तो ये 100% आयनाइज होता नहीं है, इसलिए उस कंडीशन में वो कितने आयंस जनरेट करेगा उस आयन के नंबर से आप इसका I नहीं बता सकते। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज करके आप I बताते हो, जिसके लिए एक रिलेशन है और उस रिलेशन को आप याद रखना, I इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू एल्फ़ा, जहाँ पे n है कि वो इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल कंडीशन में, मीन्स जब 100% आयनाइज होगा तो कितने आयंस जनरेट कर सकता है, और एल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कुछ एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड, HCN, H2S, NH4OH, C6H5NH2, ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, मीन्स इनका कंप्लीट आयनाइजेशन किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नहीं होगा। अब चलिए पहले हम इस पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, Na2SO4 विच अंडरगो 50% डिसोसिएशन, इसमें हमको बताना है कि इसका I क्या होगा। चलो इसको कैलकुलेट करो। I इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे जो N होगा इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने जनरेट होंगे नॉर्मल कंडीशन में, तो आप देखो ये 2 सोडियम और 1 सल्फेट जनरेट करेगा, मीन्स टोटल आयंस यहाँ पे 3 जनरेट होंगे, -1। और इसका जब आप लिखोगे एल्फ़ा तो आप लिखोगे 50/100, ये परसेंटेज आप लिखोगे इस तरीके से, यानी 0.5 आपका आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई 0.5, तो इसको आप सॉल्व कर दो, 1 + 2 इंटू 0.5, तो ये 1 + 1 मिलके 2 आएगा। तो अगर ये 100% आयनाइज होता तो आपको पता है कि इसका जो I आता वो 3 आता, लेकिन ये 50% केवल आयनाइज हो रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया कि 20% आयनाइजेशन होता है K4FeCN6 का। तो K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो आयंस होते हैं, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते। यानी ये पूरा जो ब्रैकेट होगा वो एक आयन होगा और इसके बाहर वाला आयनाइज होगा तो 4K बनाएगा, यानी टोटल जो यहाँ पे आयंस जनरेट होंगे वो 5 आयंस जनरेट होंगे, यानी यहाँ पे n की वैल्यू आपको 5 यूज करनी है। तो यहाँ से I कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 5 - 1 इंटू यहाँ पे 20% को सॉल्व करोगे तो ये 0.2 आ जाएगा। तो इसको लिखोगे 1 + 4 इंटू 0.2, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 1.8। इसी तरीके से हम तीसरा कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0.2 m HCN अंडरगो 90% डिसोसिएशन। तो यहाँ पे जब हम डिसोसिएशन से I निकालते हैं तो वहाँ पे केवल हमको N और एल्फ़ा की ज़रूरत होती है, तो इस कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये बस कन्फ्यूजन के लिए आपको दे दिया जाता है। इसको बाकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए, तो वहाँ पे यूज होगा
केवल आई निकालने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, तो आई में इसको आप यूज नहीं करोगे। तो आई इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये HCN डिसोसिएट होगा तो 2 आयंस जनरेट करेगा, H प्लस एंड CN माइनस, सो N इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 0.9, क्योंकि ये 90% दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 0.9 सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.9। इस तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम्पल होगा उसका आप आई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, अब सॉल्यूट का जो तीसरा नेचर है वो क्या है कि जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पेयर होने लगते हैं, और पेयर हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज़ होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 आपके मॉलिक्यूल्स रहें और आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लें, तो इसको हम बोलते हैं डाइमर, यानी डाइमेराइज होना। सेम ऐसे ही अगर 3 एटम एक साथ कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लें तो इसको हम बोलते हैं ट्राइमेराइज होना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 से 1 बन गया, इसलिए यहाँ पे जो टोटल नंबर आपको दिख रहा है वो आप n इक्वल टू लिखोगे कि वे आधा हो गया, यानी n इक्वल टू हाफ आपका हो गया। ऐसे जब ट्राइमेराइज होगा तो n इक्वल टू आपको 1/3 यूज करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि यहाँ पे n एटम्स आपस में कंबाइन होके कोई मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो आप यहाँ पे n लिखोगे उसको 1/ आपको n लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है सॉल्वेंट के अंदर, उसके लिए अगर आपको I बताना होगा तो एक फार्मूला उसके लिए है I इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1 इंटू एल्फ़ा। वो सेम वही वाला फार्मूला ये भी है, बस वहाँ पे n यूज किया गया था, यहाँ पे हम 1/n यूज करते हैं क्योंकि नंबर यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डाइमेराइज होने वाले हैं उसमें 2 एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक एसिटिक एसिड है जो कि डाइमेराइज हो जाता है, और एक बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, ये भी डाइमेराइज हो जाता है। तो एसिटिक एसिड का डाइमेराइजेशन वाटर के अंदर भी हो जाता है और बेंजीन के अंदर भी हो जाता है। तो कभी कभी बोलते हैं आपसे कि एसिटिक एसिड का 1/2 फैक्टर वाटर में क्या होगा और बेंजीन में क्या होगा, तो दोनों में डाइमेराइज होगा, इसलिए दोनों में इसका आंसर आपको हाफ लिखना है। बाकी इस पर कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमको कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का 1/2 फैक्टर जब ये डाइमेराइज हो रहा है और डाइमेराइजेशन इसका है 60%। तो चलो सॉल्व कर लो। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये डाइमेराइज हो रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे हमको 2 पुट करनी है, यानी 1/n की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 माइनस 1 इंटू एल्फ़ा यानी 0.6। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1, ये हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारा -½ आएगा, मल्टीप्लाई 0.6, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.3 मीन्स 0.7। तो आप याद रखना कि जब भी यहाँ पे एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन में जो I की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, यानी ये आंसर कभी भी 1 या 1 से बड़ा नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखिए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकालते हो उसमें जब एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए सब में आपको I फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से सब में I फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट रिलेशन है I के साथ, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा 1/, मोलर मास के साथ। चलो, तो जब डिसोसिएशन होता है तो वहाँ पे I की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, और जब एसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू 1 से छोटी आती है। ये नॉर्मल पॉइंट हो गया, आपको पता चल गया।
दूसरा, जब डिसोसिएशन होगा और आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो उस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये आई की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे लिखोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। सेम तीसरा पॉइंट आ जाओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो मोलर मास उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मोलर मास डिक्रीजेस, यानी जो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा वो कैलकुलेटेड मोलर मास से छोटा आएगा। यहाँ पे जो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा इज़ मोर देन कैलकुलेटेड मोलर मास। जैसे एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास आप निकालोगे तो ये 60 आता है, लेकिन जब ये डाइमेराइज हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसका मोलर मास आपको 120 मिलेगा। तो मोलर मास यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है, और मोलर मास जब इंक्रीज़ होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। तो इस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ जाता है तो मोलर मास कम हो जाएगा और इसका इन्वर्स भी हो जाता है। तो ये आपका पूरा वांटा फैक्टर है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप सेंड कर सकते हो। आप सपोर्ट करो, इस तरीके से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।